हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट की संपूर्ण हिंदी सीरीज़ का सेशन नंबर 3। तो जिसने भी प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास का एक तरफा टॉपिक, इतिहास लेखन परंपरा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, आदिकाल के वीर गाथा काल की तुलना में उपयुक्त ठहराकर स्थापित करने का सफल प्रयास करने वाले पहले साहित्य इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल के वीर गाथा काल की तुलना में उपयुक्त ठहराकर स्थापित करने का सफल प्रयास करने वाले पहले साहित्य इतिहासकार थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आदिकाल को वीर गाथा काल की तुलना में अधिक उपयुक्त ठहराकर स्थापित करने का सफल प्रयास करने वाले पहले साहित्य इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी थे और उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल नामकरण के तर्कों का खंडन किया। द्विवेदी जी ने प्रमाणित किया कि शुक्ल द्वारा आधार बनाए गए 12 ग्रंथों में से कई ग्रंथ या तो परवर्ती है या अर्ध प्रमाणिक है। उन्होंने व्यापक सांस्कृतिक और भाषाई परंपरा के आधार पर आदिकाल नाम को ही कालखंड के लिए सबसे उपयुक्त और प्रमाणिक सिद्ध किया, जिसके बाद अधिकांश इतिहासकारों ने इसे स्वीकार कर लिया। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी को प्राकृत आवास या अपभ्रंश की संज्ञा देने वाले प्रमुख आचार्य कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो पुरानी हिंदी को प्राकृत आभास या अपभ्रंश की संज्ञा देने वाले प्रमुख आचार्य थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पुरानी हिंदी को प्राकृत आभास या अपभ्रंश की संज्ञा देने वाले प्रमुख आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि अपभ्रंश या प्राकृत आभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की साखियों के अंतर्गत विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है, जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रधर शर्मा ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके लिए प्राकृत आभास हिंदी या अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देने वाले प्रसिद्ध विद्वान का नाम क्या था? ऑप्शन दे रखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देने वाले प्रसिद्ध विद्वान का नाम क्या था? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देने वाले विद्वान का नाम था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देने वाले प्रसिद्ध विद्वान पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उन्होंने अपने निबंध पुरानी हिंदी में यह स्पष्ट किया था कि उत्तर अपभ्रंश ही वास्तव में पुरानी हिंदी है। और इस विषय से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इन्होंने अपभ्रंश को प्राकृत आवास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। और भोलानाथ तिवारी का है, इन्होंने भी उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के रूप में स्वीकार किया है। तो अगला क्वेश्चन है, तोटक, तोमर, छप्य, पद्धरी और नराज आदि छंदों का प्रयोग प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य के किस काल के काव्य में हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं रीतिकालीन काव्य, भक्तिकालीन काव्य, अपभ्रंश भाषा काव्य या फिर आदिकालीन रासो काव्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकालीन रासो काव्य में। तो ध्यान दीजिएगा, तोटक, तोमर, छप्य, पद्धरी और नराज आदि छंदों का प्रयोग प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य के आदिकाल के काव्य में हुआ था। यहाँ पर आदिकालीन छंदों की कुछ मुख्य विशेषताएं बताई गई है। पहली है विविधता। इस काल में रासो काव्य जैसे पृथ्वीराज रासो में छंदों का अत्यधिक और तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला है पद्धरी छंद। तो आदिकाल के जैन काव्यों और अपभ्रंश साहित्य में पद्धरी छंद का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है, जिसके नाम पर पद्धड़ियाबंद शैली बनी है। अगला है छप्य छंद।
तो चंद्रबरदाई को छप्य छंद का विशेषज्ञ माना गया है, इसलिए उन्हें जो है छप्यों का राजा भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं पुरानी हिंदी, हिंदी की रचनाएं, प्राकृत आभास या फिर अपभ्रंश। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो राहुल सांकृत्यायन उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाओं के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं या व्यापक रूप से पुरानी हिंदी कहकर पुकारते थे और वे उत्तर अपभ्रंश और हिंदी में जो है कोई भेद नहीं मानते थे। उनका स्पष्ट मत था कि उत्तर अपभ्रंश काल की भाषा का ढांचा संस्कृत प्राकृतिक से अलग होकर बिल्कुल हिंदी जैसा हो गया था, इसलिए वे जो है इसके साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही स्वीकार करते हैं। और इस विषय से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है। सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की इन रचनाओं के कालखंड बोले तो आदि काल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया था। अगला है प्रथम कवि, इसी उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के आधार पर उन्होंने सिद्ध कवि सरहपा को हिंदी का पहला कवि घोषित किया। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं नामक पुस्तक के लेखक है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक महापंडित राहुल सांकृत्यायन थे। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया कि हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों के प्रचार की भाषा से मिलता है। राहुल सांकृत्यायन के अन्य प्रमुख इतिहास संबंधी ग्रंथ है हिंदी काव्यधारा, जिसका प्रकाशन 1944 में हुआ था, और पुरातत्व निबंधावली, इसका प्रकाशन हुआ था 1937 में। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी साहित्य, सिद्ध साहित्य, हिंदी काव्यधारा या फिर हिंदी साहित्य का अतीत। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्यधारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य संकलन के संबद्ध सबसे पुराना ग्रंथ जो है हिंदी काव्यधारा है, जिसका प्रकाशन 1944 में हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के षोडश भाग बोले तो 16वें खंड हिंदी का लोक साहित्य का संपादन भी किया था। तो राहुल सांकृत्यायन एक बहुआयामी लेखक और हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह माने जाते हैं। उनकी विधावार अन्य अत्यंत प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित है। तो पहला है यात्रा वृत्तांत, सबसे प्रसिद्ध विधा है उनकी राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत। घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा या फिर रूस के 25 मास। और अगला है कहानी संग्रह एवं उपन्यास, वोल्गा से गंगा, 20 ऐतिहासिक कहानी का प्रसिद्ध संग्रह, सिंह सेनापति ऐतिहासिक उपन्यास, जय योद्धे जीने के लिए, ये सभी जो है राहुल सांकृत्यायन के कहानी संग्रह एवं उपन्यास है। अगला है दर्शन और इतिहास। तो दर्शन और इतिहास में दर्शन दिग्दर्शन, मध्य एशिया का इतिहास, जिसके लिए इन्हें जो है 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वैज्ञानिक भौतिकवाद, और नेक्स्ट है आत्मकथा। तो आत्मकथा में इन्होंने लिखा है मेरी जीवन यात्रा, जिन्हें 5 खंडों में लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर रविचंद्र चौधरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। यह महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है 1665 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह 2 भागों में विभाजित है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जैन कवि शालिभद्र सूरि को उनकी रचना
भरतेश्वर बाहुबली रास के आधार पर हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती द्वारा प्रस्तुत हिंदी साहित्य का इतिहास विवेचक ग्रंथ है। ऑप्शन दे रखे हैं, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रीति काव्य या फिर हिंदी भाषा और साहित्य। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो धर्मवीर भारती द्वारा प्रस्तुत हिंदी साहित्य का इतिहास विवेचक ग्रंथ है सिद्ध साहित्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, धर्मवीर भारती ने मूल रूप से कोई स्वतंत्र हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन उनका पीएचडी शोध प्रबंध सिद्ध साहित्य है, जिसका जो लिखा गया था 1968 में। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विवेचक ग्रंथ माना जाता है। इसके अतिरिक्त इतिहास और प्रवृत्तियों की समीक्षा करने वाले उनके प्रमुख विवेचनात्मक व आलोचनात्मक ग्रंथ निम्नलिखित है। पहला है सिद्ध साहित्य, बोले तो शोध प्रबंधन, पीएचडी शोध प्रबंधन था इनका सिद्ध साहित्य। अगला है मानव मूल्य और साहित्य, जो लिखा गया था 1960 में। और ध्यान दीजिएगा, सिद्ध साहित्य जो लिखा गया था भाई 1968 में, यह मूल रूप से धर्मवीर भारती का शोध प्रबंध बोले तो पीएचडी थीसिस है, जिसे हिंदी साहित्य के आदिकाल बोले तो सिद्ध काल के इतिहास और उनकी प्रवृत्तियों को समझने के लिए सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, राजनाथ शर्मा ने हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन किस पुस्तक में किया है। ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो राजनाथ शर्मा ने हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक में किया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजनाथ शर्मा ने हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक में किया है, जो लिखी गई थी 1968 में। और यह ग्रंथ विनोद पुस्तक मंदिर आगरा द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।